बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। जब रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि ये बताओ कि ये तो चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी को खारिज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खारिज करेगा तो ये जो इसका ऑर्बिट है, ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ऑर्बिट छोटा होता जाएगा एनर्जी को खारिज करने से। जब ये ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन मसलसल एनर्जी खारिज करता जाएगा, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो वो क्यों न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। अब इसी चीज़ को बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो क्यों न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने ये कहा कि बाकी सारा मॉडल तो ठीक है, जो रदरफोर्ड ने मॉडल प्रपोज किया था वो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें चेंज करनी पड़ेगी। उनको चेंज करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे तो हम एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। तो रदरफोर्ड ने क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो 4 पॉइंट इसकी थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बोहर ने ये कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते होते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं रास्तों में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर सकता है। सपोज़ ये एटम का न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं रास्तों में मूव कर सकता है। सपोज़ ये पहला रास्ता है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दूसरा रास्ता है, इस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तीसरा, इसके बाद चौथा, पांचवा। तो इस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत से रास्ते होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं रास्तों में मूव कर सकता है। इन रास्तों को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स का, ऑर्बिट्स, या इनको शेल्स भी कह दिया जाता है। और मॉडर्न डेज़ में इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ये क्या हैं? ये एनर्जी लेवल्स हैं, यानी हर एक की एनर्जी मखसूस है। अगर ये रास्ता है पहला रास्ता तो इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, अगर ये दूसरा रास्ता है तो इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, तीसरे की कुछ अपनी एनर्जी होगी। इनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। इनकी एनर्जी कितनी होगी, न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो हम आगे जाकर कैलकुलेट भी करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम इसी बात पर टिके रहते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस रास्ते होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसी एक एनर्जी लेवल के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में नहीं कहीं पे आ सकता। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके घूमना शुरू कर दे, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है। बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा या तो वो यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इसकी थ्योरी का पहला पॉइंट था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मखसूस एनर्जी लेवल्स हैं, रास्ते हैं, जिन रास्तों में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। सेकंड, उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है
उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। मैंने बताया कि हर ऑर्बिट की, हर रास्ते की अपनी मखसूस एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में होगा तो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी इस रास्ते की एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी दूसरे शेल की एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तीसरे रास्ते में तो इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी थर्ड शेल की एनर्जी है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहेगा इसकी एनर्जी सेम बनी रहेगी जो इस सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता? करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी एमिट भी होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसी एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब इस शेल की एनर्जी कुछ और है। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट की तो उसकी एनर्जी तो कम हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो नहीं रह सकता इस शेल के अंदर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट चेंज करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी अपने ऑर्बिट्स चेंज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी एमिट करें या एनर्जी एब्जॉर्ब करें। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, एमिट करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज कर रहा है। खारिज करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, यानी जिस लेवल की एनर्जी ज़्यादा है, जिस शेल की एनर्जी ज़्यादा है, उससे जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल में। तो जो सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी कम होती है। मूव करते जाएं, दूसरे शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, तीसरे की उससे ज़्यादा, चौथे की उससे ज़्यादा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है थर्ड शेल के अंदर, अगर ये एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को खारिज करता है, तो ये इतनी एनर्जी खारिज करेगा, इतनी एनर्जी खारिज करेगा कि ये यहाँ से जंप करके इस लोअर ऑर्बिट में सेकंड में जा सके या फर्स्ट में जा सके। यानी इतनी एनर्जी इसको अपनी खारिज करनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे जा सके सेकंड शेल के अंदर या फर्स्ट शेल के अंदर। इसके दरमियान में नहीं ये कहीं पे जा सकता। एनर्जी इसने इतनी खारिज करनी है कि जब इसकी एनर्जी इसके इक्वल आ जाए, यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे आ जाएगा, इसके दरमियान में नहीं ठहर सकता इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे मूव करता है? लोअर एनर्जी लेवल में। एनर्जी एमिट करके हायर लेवल से किस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है? लोअर लेवल की तरफ, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ज़ाहिरी बात है एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है पहले शेल में, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये यहाँ पे तो नहीं रह सकता क्योंकि इसकी एनर्जी तो कम है। इसने अब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि इसकी एनर्जी या तो इस सेकेंड शेल के सेकेंड एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए या इसकी एनर्जी थर्ड एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए। अगर तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि इसकी एनर्जी सेकेंड एनर्जी लेवल के बराबर हो जाती है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि इसकी एनर्जी थर्ड एनर्जी लेवल के बराबर हो जाती है तो ये थर्ड एनर्जी लेवल में आ जाएगा। या अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि इसकी एनर्जी फोर्थ एनर्जी लेवल के बराबर हो जाए तो ये फोर्थ में चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जा सके, उसके दरमियान में कहीं पे भी नहीं आएगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से कहाँ पे जाता है? हायर एनर्जी लेवल में या हायर शेल में, हायर एनर्जी लेवल। इसके बाद लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बोहर ने ये कहा
कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है। और एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? L इज़ इक्वल टू NH/2π। ये n जो है ये एनर्जी लेवल को शो करता है। n की वैल्यू में भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सो ऑन। अगर हमने पहले एनर्जी लेवल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। इस तरह से L इज़ इक्वल टू 1 लिखेंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, H/2π हो जाएगा। ठीक है, पहले एनर्जी लेवल। दूसरा एनर्जी लेवल का निकालना है तो n की जगह पे 2 पुट कर दो, 2H/2π। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H/π आ जाएगा। इस तरह से थर्ड एनर्जी लेवल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L3 इज़ इक्वल टू 3H/2π हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी एनर्जी लेवल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं और ये एंगुलर मोमेंटम हर एनर्जी लेवल के लिए फिक्स है। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। इससे ऊपर नीचे या इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो सकती। ये एंगुलर मोमेंटम कैसे आया, कैसे उसने ड्राइव किया? इसका जवाब जो है ये बोहर के पास नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये कैसे आया, लेकिन उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स में कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। अब एंगुलर मोमेंटम को हम MVR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, MVR इज़ इक्वल टू NH/2π। m मास होता है, ठीक है, मास। v वेलोसिटी होती है या स्पीड या वेलोसिटी, और r जो है रेडियस, जो सर्कल का रेडियस होगा, एनर्जी लेवल का रेडियस होगा। तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल होता है। कैसे, ये बोहर को नहीं पता था। इस चीज़ को डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया जब उसने पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, तो उसने बताया कि ये वाकई ही ऐसा होता है, लेकिन बोहर के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली ने कैसे इस चीज़ को प्रूफ किया, MVR इज़ इक्वल टू NH/2π। एक्चुअली डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो है वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी शेल में मूव करता है तो वेव लाइक बिहेवियर रखता है, यानी वो वेव्स की तरह मूव करता है। और इस वेव की हम वेवलेंथ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला भी उसने दिया, लैम्डा इज़ इक्वल टू H/mv। इस फार्मूले की मदद से हम इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव लाइक नेचर भी होती है। अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, क्वांटम के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए डी ब्रोगली ने इस चीज़ को प्रूफ किया। सपोज़ ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये उसका कोई भी एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक नेचर रखता है, यानी जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है तो उसका बिहेवियर वेव लाइक होता है, लाइक दिस वेव्स की तरह मूव करता है। अब उसने ये कहा कि ये जो इस सर्कल का, इस एनर्जी लेवल का, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस हम यूँ समझ लें कि इस सर्कल के अलॉन्ग हम यहाँ पे मूव करते जाएं, इस सर्कल के अलॉन्ग यहाँ पे मूव करते जाएं, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और ये इक्वल होता है 2πr के। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो 2πr के इक्वल होता है। इसको मज़ीद सिंपल कर लें कि अगर सर्कल को हम ओपन करके एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दें, किसी भी सर्कल को ओपन करके, तो जो उसकी लेंथ होगी वो होगी 2πr। ये दोनों तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये किस पे डिपेंड करता है, r पे। जितना रेडियस ज़्यादा होगा, जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही सर्कमफ्रेंस भी ज़्यादा होगा। तो किसी भी एनर्जी लेवल का या किसी भी सर्कल का, किसी भी शेल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल होता है n लैम्डा के। n लैम्डा, n मतलब उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और लैम्डा उनकी वेवलेंथ कितनी है, उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी है।
अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, n की वैल्यू 2 है तो उस एनर्जी लेवल में 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इलेक्ट्रॉन के मूव करने से। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के मूव करते हुए टोटल 3 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये जो n है ये कोई भी इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3, ये पॉइंट में नहीं आ सकता, 1.1 नहीं आ सकता, 1.2 नहीं आ सकता, 1.3 नहीं आ सकता, ये हमेशा कोई इंटीजर होगा। 1 मे बी 1 मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4, यानी जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी किसी भी एनर्जी लेवल में, एक वेव प्रोड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, इसके दरमियान में नहीं। ये नहीं कि 1.5 वेव प्रोड्यूस हो जाए या 2.5 वेव्स प्रोड्यूस हो जाए। तो उसने कहा कि जो किसी भी सर्कल का या किसी भी एनर्जी लेवल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू एन, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई आर ओवर एन, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में लैम्डा की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे लैम्डा की जगह पे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर ओवर एन इज़ इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब एम वी को इधर ले आओ, एम वी और आर को भी इधर ही रखो, एम वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी आर, इधर क्या बच गया एच, और इधर से n उधर जाएगा, n उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एन एच हो जाएगा, और 2 पाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई। और यही है जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने उस चीज़ को प्रूव किया, उस चीज़ को करके दिखाया जिस चीज़ को बोहर एक्सप्लेन नहीं कहा, उसने ठीक था लेकिन बोहर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो डी ब्रोगली ने इसी को इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को मानते हुए, क्वांटम के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो यही कुछ बातें थी बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो उसके बेसिक पोस्टुलेट्स थे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। 4-5 ही पॉइंट थे, बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कही थी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।